बट देन 100 बात की एक बात, आप कोई भी बाइक लेके ट्रैवल कर सकते हो जब तक आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। कितने सपने देखे थे फिलहाल इस साल की बाइक लेकर, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, बट देन अभी फ़िलहाल बाइक के साथ 2 ही काम हो रहा है। बीच बीच में कभी कभार आके बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको बंद करके साफ़ करके रख दे रहा हूँ। इस साल बाइक के साथ यही हो रहा है, अब कब तक होगा मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। अभी बज रहे दोपहर के 3। फिलहाल अपना रूटीन यही चल रहा है, रात को ऑफिस, सोते सोते सुबह के 5-6, उसके बाद सीधा उठने का, एंड देन उठते उठते अपने 3-4 ऐसे ही बज जाते हैं। तो फिलहाल रूटीन ऐसे ही बहुत बेकार से चल रहा है। तो यूट्यूब बोलो या इंस्टाग्राम बोलो, इस दोनों में कमेंट सेक्शन में मुझे कई लोगों ने पूछा कि आप इलेक्ट्रा से ट्रैवल करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या दिक्कत आई है, बहुत सारे सवाल थे आपके। तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाते हैं। हो, दिस मास्क इज़ काइंड ऑफ सफोकेटिंग मैन। ये पहन के अब आदत करना पड़ेगा अपने को क्योंकि ये नेसेसिटी बन चुका है, बट देन दिस इज़ टफ। तो मैंने सोचा कि कमेंट सेक्शन से सारे कमेंट्स उठाते हैं एंड उठाने के बाद उसका एक कोलाज बनाते हैं एंड उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए रूम चलते हैं, रूम जाके इसके आगे की डिस्कशन जारी रखते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है एंड काम चल रहा है एक्चुअली पीछे, तो दैट्स द सीन। तो या लेट्स गो। तो मुझे मेरे बाइक को ओन करके हो चुके हैं 5 साल। 5 साल हुए नहीं, अभी सितंबर अक्टूबर के अराउंड 5 साल हो जाएगा। तो कई सारे कमेंट्स में से मैंने जो सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल है उसको उठाया है एंड इसमें से 3-4 ऐसे सवाल है जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले उन सवालों का जवाब देता हूँ आप सबको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा के साथ आपको ट्रिप में क्या क्या प्रोज है एंड क्या क्या कॉन्स है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है कि ब्रो व्हाट इज द फुल टैंक एंड रिजर्व टैंक कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रा। 13.5 लीटर्स का पूरा टैंक है, उसमें से 1.5 लीटर्स जो है वो आपका रिजर्व में है। अगला जो सवाल है वो है विच टायर्स डू यू रिकमेंड फॉर बुलेट इलेक्ट्रा 350 अपार्ट फ्रॉम स्टॉक। अब ये टायर वाले सवाल मुझे बहुत सारे आए हैं क्योंकि इलेक्ट्रा का जो रियर टायर है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है एंड आप जब लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है विद अ लार्ज टायर, लाइक अ फैट टायर। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा जो आती है उसके जो स्टॉक टायर होते हैं, पीछे वाला जो स्टॉक टायर होता है वो सियाट का रहता है, सिक्योरा स्पोर्ट। तो मैंने क्या किया था, पीछे के जो टायर को अपने आगे वाले टायर पे फिक्स किया एंड पीछे में मैंने MRF मिटियोर लगाया था 110/90 आई गेस, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, इट्स बीन लाइक 1.5 years मोर देन दैट। ये दोनों के दोनों टायर्स अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं एंड मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस तभी अवेलेबल नहीं थे एंड MRF मिटियोर जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग था, तो मैंने उसको बहुत खोज के लिया था। मैंने 5-6 शॉप्स में पूछा था, मुझे कहीं नहीं मिला। उसके बाद लास्ट में जाकर आई गॉट इट फ्रॉम अ स्टोर। मैं बहुत खुश हूँ उस टायर के साथ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टायर्स है। आज तक कभी फ्लैट टायर हुआ नहीं है एंड होपफुली आगे भी ना हो, भगवान करे। तो ये मेरा सेटअप है। फिलहाल आप थोड़ा रिसर्च करो क्योंकि रैल्को के भी टायर्स अभी आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं फ्रंट एंड बैक के लिए। आई वुड रिकमेंड कि आप टायर्स चेंज करो अगर आपको लॉन्ग राइड पे जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रा के टायर्स एक्चुअली जो स्टॉक टायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं एंड फॉर बेटर ग्रिप एंड एवरीथिंग आपको ज़रूर एक टायर लेना चाहिए अपने लिए। तो आई होप टायर्स को लेकर आपका जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। भाई टिल नाउ एनी मेजर प्रॉब्लम्स इन द बाइक। फिलहाल अभी तक मेरे बाइक में कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आए, ना ही इंजन का ना ही किसी का, बट बाइक से बाइक ये वेरी करता है। मेरे इलेक्ट्रा में ना हो बट किसी के इलेक्ट्रा में हो सकता है, तो इसका सही जवाब मैं आपको नहीं दे सकता। बट देन पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मेरे बाइक में आज तक कभी कोई मेजर इशू नहीं हुआ है। जो भी चेंजेस लगते हैं मैं टाइम टू टाइम करता हूँ अपने बाइक में, सर्विसिंग प्रॉपर टाइम से करता हूँ एंड फिलहाल अभी तक मेरे बाइक में ऐसा कुछ इशू नहीं आया है जिससे मुझे बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा हो एंड होपफुली आगे भी ना आए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिक 350 और इलेक्ट्रा 350 विच इज बेटर ओवरऑल, नॉट लुक्स बट अपार्ट फ्रॉम लुक्स विच इज बेटर। क्लासिक 350 का एक अपना चार्म है, इलेक्ट्रा 350 का एक अपना चार्म है एंड अगर आप दोनों बाइक को कंपेयर करो तो
लाइक 95% जो चीजें है वो दोनों में सेम है। तो मैं जब बाइक लेने गया था तो मुझे क्लासिक और इलेक्ट्रा में एक ही डिफरेंस दिखी थी, वो थी कि इलेक्ट्रा का जो सिटिंग पोस्चर था वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था। लाइक आप एक चेयर पे बैठे हो, एंड क्लासिक में वो थोड़ा आगे की तरफ बेंड हो जाता है अगर आप हैंडल वगैरह चेंज करो तो फिर द सेम। बट देन इलेक्ट्रा का जो सिटिंग पोस्चर था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो मैंने इलेक्ट्रा ही लिया था। सबसे बेहतर जो ओपिनियन मैं आपको दूंगा कि आप जाओ दोनों बाइक चलाओ, दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ सिटिंग पोस्चर का एक अलग मुझे लगा था, और 2-3 चीजें होंगी। तो खुद जाओ, खुद चलाओ, दोनों बाइक चलाओ, 10-10 15-15 मिनट अपना टाइम दो उस पर। अगर आप अच्छे से किसी शोरूम वाले को जानते हो तो जाकर उससे बाइक लो, 1-2 दिन चलाओ, उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन सा लेना है। अब आते हैं अगले सवाल पे। हाउ इज योर टूरिंग एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रा 350 फॉर लॉन्ग डिस्टेंस? व्हाट ऑल चेंजेस मॉडिफिकेशंस डू यू रिकमेंड? इसका जवाब थोड़ा आराम से देना पड़ेगा आप सबको। तो सबसे पहली बात, मैंने अपने इलेक्ट्रा में अभी तक कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करवाया। सब कुछ का सब कुछ स्टॉक है मेरे इलेक्ट्रा पे। मैंने सिर्फ अपना हैंडल बार चेंज करवाया था, थोड़ा ऊंचा वाला लगाया था, जिससे कि क्या होता है कि लॉन्ग टूरिंग पे आपको सिटिंग पोस्चर जो था वो और भी अच्छा रहे एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहे आप। होता क्या है कि जो स्टॉक हैंडल बार रहता है एंड उस पर जब आप टैंक बैग लगाते हो ना, मैनूवर करने में दिक्कत आती है क्योंकि वो टैंक बैग के साथ आपका हैंडल बार लगता है। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने अपना हैंडल बार थोड़ा ऊंचा करवाया। वेल दैट्स ऑल व्हाट आई चेंज्ड इन माय इलेक्ट्रा। ये तो हो गई मॉडिफिकेशन वगैरह की बात। अब आते हैं एक्सपीरियंस की। जब मैं बाइक लेकर ट्रिप करता हूँ अपने रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350 में, मतलब मेरे हिसाब से उसमें क्या क्या प्रोज है एंड क्या क्या कॉन्स है। वेल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती। स्टीप स्लोप्स में जब आप चढ़ाई करते हो पहाड़ों में, तो ये वाली बाइक बहुत इजीली चढ़ जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, एंड बहुत सारा साइंस है उसके पीछे, बट मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मुझे जो लगता है कि कैसा भी स्टीप स्लोप हो, कुछ भी हो, ये बाइक बहुत इजीली निकल जाती है वहां से। अच्छा खासा माइलेज देती है, मतलब अब आप एक 150 सीसी के साथ इसको कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा माइलेज देगी, बट देन इस सेगमेंट में ये बाइक अपने हिसाब से बहुत अच्छा माइलेज देती है। एंड मैं मतलब प्रोज का क्या बताऊं यार, इससे इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ कि मुझे इसका सब कुछ सही लगता है, इसलिए मैं अब तक इससे ट्रैवल कर रहा हूँ। बट मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा एंड मुझे लगता है कि यार वो बेहतर हो सकती थी। जब एक लॉन्ग स्ट्रेच होता है हाईवे का और आपको सिर्फ मतलब अंधाधुन बाइक चलानी है 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में, जितना मन आप भगा सकते हो, जितना आपकी बाइक की कैपेसिटी आप उतना तेज भगा लो। ये बाइक 80-90-100 से ऊपर नहीं जाती, 100 में पूरा बन जाती है ये वाइब्रेटर। तो अब आरी फैंस मुझे हेट कर सकते हो, बट देन जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। मैं खुद रॉयल एनफील्ड चलाता हूँ, तो जो सच है वो मैं बता रहा हूँ आप सबको। तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है और 80 to 90 के बीच में आप अगर इस बाइक को लेकर चला रहे हो तो दैट्स कंफर्टेबल। बट देन अगर आप 100-110 पे जा रहे हो तो ये बाइक की हालत टाइट हो जाती है, इस बाइक की पूरी हवा निकल जाती है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। ये मुझे लगता है कि अगर दूसरी बाइक होती जो कि 120-130 जा सकती है तो मैं और भी डिस्टेंस और ज़्यादा जल्दी कवर कर सकता। जब मैंने कोलकाता से दिल्ली का राइड किया था तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फील हुआ था, क्योंकि वहाँ सिर्फ हाईवे और हाईवे ही था। जब आप यमुना एक्सप्रेस वे पे जाते हो और वहाँ गाड़ी 120-130 में इजीली भगा सकते हो, मतलब 120 में आपको भगाना चाहिए, उससे तेज़ मत जाओ क्योंकि वो वहाँ का स्पीड लिमिट है। बट आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब इतना ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ें मत पकड़ो। तो ये तो हो गई एक्सपीरियंस की बात। अब आते हैं इस बाइक की सर्विसिंग कॉस्ट में। ट्रिप में जाने से पहले मुझे 4-5 हज़ार का खर्चा आता है। बट देन मैं क्या ट्राई करता हूँ कि जो एक्सीलेटर केबल हो गया, क्लच केबल हो गया, ये सब सारे चेंज करके जाऊँ, क्योंकि ट्रिप पे जा रहे हो तो सब कुछ नया लगा के जाओ। वापस आके आप पुराना वाला यूज कर सकते हो एंड ट्रिप में कभी चांसेस नहीं लेना चाहिए। जब मैं ट्रिप से वापस आता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी पुराने वाले पड़े रहते हैं या जो नया वाला रहता है वो ठीक रहता है। तो मुझे अराउंड 1500 to 2000 का खर्चा होता है, उससे ज़्यादा आज तक कभी खर्चा हुआ नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं तवांग से आया था वापस, तवांग में तो बाइक की पूरी लग गई थी, बट देन वापस आने के बाद 1500 से 2000 में बाइक पूरा चकाचक हो गया था, टनाटन भाग रहा था उसके बाद। और एक सवाल मुझे बहुत ज्यादा आता है जो कि इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट से अलग है, बट देन 100 बात की एक बात, आप कोई भी बाइक लेके ट्रैवल कर सकते हो जब तक आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। एंड ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि इसके लिए ये बाइक ही सही है या वो बाइक सही है, और कोई बाइक परफेक्ट नहीं होती। सब बाइक में कुछ ना कुछ खामियां रहती है, कोई 100% परफेक्ट बाइक नहीं है इस दुनिया में। तो आपके पास जो भी है आप उससे इजीली ट्रैवल कर सकते हो।
अगर आप चाहो तो मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। सो एज ऑफ नाउ दैट्स द एंड ऑफ दिस व्लॉग। यू ओनली लिव वंस, सो लिव लाइफ king size. Bye bye and take care my pillions, and I will see you in the next vlog. Oh, till the time, hit that subscribe button, like this video and share this video with your friends, and don't forget to hit the bell icon so that you get notified whenever the new video is up on the channel. Bye bye.